पिछले बार हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास में डायपोल हो, मतलब कि हमारे पास ऐसे चार्ज का सिस्टम हो जिसमें एक साइड नेगेटिव चार्ज और एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो, और जहां पर दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम रहे, और वो भी स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो ऐसे डायपोल के लिए अगर हमको एक्सियल पॉइंट पर अगर हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता था, एंड इक्वेटोरियल पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता था। बट अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, हमको कोई बोल दिया कि नहीं, हमको ये दो स्टैंडर्ड पोजीशन पर हमको नहीं निकालना है, मैं ये चाहता हूं कि कोई एक रैंडम प्लेस पर कोई पॉइंट हो गया और मुझको ये फाइंड आउट करना है कि उस रैंडम पॉइंट पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग थर्ड डेरिवेशन करते हैं, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास ये पॉइंट स्टैंडर्ड जगह पर न रखा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, इस बार देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या आए थे। तो एक्सियल लोकेशन पर अगर हम लोग रखे थे तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो आई थी 1/4πε0 2p/r³। ये वैल्यू हमारे पास तब आई थी जब हम लोगों का अजम्पशन ये था कि जो डायपोल का जो साइज है, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होता है, जो आर हमारे पास डिस्टेंस है, ओ से लेकर टेस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस जो रहता है, उसकी वैल्यू अगर हम लोग आर लेके चलते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास में डायपोल की कंप्लीट लेंथ से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आता है। सिमिलरली इक्वेटोरियल कंडीशन में हमारे पास में एक्सप्रेशन जो आता है 1/4πε0 ये भी हमारे पास स्पेशल केस जो था जिसमें हम लोग डायपोल को बहुत ही छोटा लेके चले थे, उस केस के लिए एक्सप्रेशन था। यहां पे हम एक चीज देख सकते हैं कि जब हमारे पास में पी का डायरेक्शन ई के जैसा हो जाए, लेकिन पी का एंड ई का डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाए, या फिर दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारे पास एक्सप्रेशन E = 1/4πε0 2p/r³ हो जा रहा है। सेकंड केस में क्या हो जा रहा है, हमारे पास में जब ई का डायरेक्शन एंड पी का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है, वो भी एक ही लाइन पर नहीं लग रहे हैं। पी हमारे पास में जो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस पर लग रहा है, एंड ई क्या कर रहा है, एक अलग ही जगह पर हमारे पास में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास एक्सप्रेशन रहता है E = 1/4πε0 p/r³। अब बात यह कि हम लोग इसको फिर से रिविजिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो ये डेरिवेशन है, यहां पर हमको इन्हीं दो कंडीशन का फिर से यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हमारे पास में यहां पर P जो है अगेन -q से +q के डायरेक्शन में जाने वाला है। हमारे पास जो पॉइंट लग रहा है, जहां पे हमारे पास स्ट्रेच चार्ज रखा हुआ है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास है कैपिटल Q। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल Q पॉइंट पर एक चार्ज हम लोग रख रहे हैं, एंड यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, वहां पर हमारे पास में P के दो अलग अलग कंपोनेंट काम करने वाले हैं, क्योंकि P ना तो इस एक्सिस पर डायरेक्टली लग रहा है और ना ही P इस एक्सिस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, P को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा P cos थीटा, एंड थीटा से अवे जो हमारे पास कंपोनेंट है जो कि P cos थीटा के ऊपर में परपेंडिकुलर है, वो हो जाएगा अपने पास में P sin थीटा। हम क्या करते हैं, P cos थीटा के चलते लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड P sin थीटा के चलते लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2, दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हमको P cos थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E1 का डायरेक्शन एंड P cos थीटा का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाता है, सेम। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, जब P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक्सप्रेशन लेके चलते हैं E = 1/4πε0 2p/r³। सेम एक्सप्रेशन हम लोग फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बस एक चेंज के साथ में। यहां पर हमारे पास में डायपोल मोमेंट था, वो था सिर्फ P। यहां पर हमारे पास डायपोल मोमेंट जा रहा है P cos थीटा। तो यहां पर एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में हल्का सा चेंज हो जा रहा है, वो है हमारे पास में सिर्फ cos थीटा का। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाता है E1 का। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि P sin थीटा के लिए एक्सप्रेशन लेके आते हैं। अब P sin थीटा का जो डायरेक्शन है E2 के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, बल्कि जस्ट क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट हो जा रहे हैं। हमारे पास में जो डिस्टेंस है इनके बीच का, P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में R,
एंड हमारे पास पी साइन थीटा आर के साथ में जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। सेम कंडीशन हमारे पास में ऑलरेडी इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम एक्सप्रेशन फिर से रिपीट करने वाले हैं। E equals to 1/4 pi epsilon naught p r cube into sin theta। अगेन sin थीटा इस नाम से आ रहा है बिकॉज हमारे पास में जहां पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू थी सिर्फ p, जहां पर हमारे पास जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो हो जा रहा है p sin थीटा। तो p की जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, p sin थीटा। तो हमारे पास में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रहे हैं जो कि पॉइंट क्यू पर लग रहा है। बट बात यह कि पॉइंट क्यू पर जो चार्ज रहने वाला है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं E1 पर फील्ड लगाऊं या फिर E2 पे फील्ड लगाऊं। तो होता यह है कि हमारे पास में E1 एंड E2 दोनों के चलते जो फील्ड लगने वाला है हमको उसका रिजल्टेंट पता करना है। ये रिजल्टेंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में अगर दो वेक्टर हमारे पास है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसके लिए जो फॉर्मूला है ये वो फॉर्मूला हो जाता है। तो E हमारा क्या हो जा रहा है, E1 एंड E2 दोनों का रिजल्टेंट हो जा रहा है। E1 की जो वैल्यू है हमारे पास में ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, E2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं एंड हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। हाँ, हमारे पास जो cos 90 डिग्री है ये कहां से आ रहा है, हमारे पास जो E1 है एंड E2 है दोनों के बीच में लगने वाला जो एंगल रहने वाला है वो 90 डिग्री होगा। क्यों, E1 लग रहा है अलोंग P cos थीटा एंड E2 लग रहा है जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P sin थीटा। अब P cos थीटा और P sin थीटा दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होने वाला है तो E1 और E2 दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा एंड cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास में, 0 हो जाती है। सो इन द एंड हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हम अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 से वैल्यू को निकालकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। वैल्यू को पुट करते हैं और हमको यहां पर क्या हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन आ रहे थे हमारे पास E1 के एंड E2 के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा सिंपली। हम लोग फिर से यहां पर देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह पर कॉमन आ रहे हैं एंड P एंड R क्यूब, ये सारे के सारे जो टर्म्स है हमारे पास में रिपीट हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायर के साथ में हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में हमारे पास कुछ टर्म बचने वाले जैसे कि 2 का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर एंड sin थीटा का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास इनके पास में स्क्वायर था, आराम से अंडर रूट के बाहर निकल जाएंगे बिकॉज अंडर रूट के बाहर निकलने के लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट रहता है इसका स्क्वायर का। बाहर निकल गए, अंदर बच गए हमारे पास में 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, हमको ये पता है आइडेंटिटी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है अपने पास में 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है 1। अब इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, cos जो कि 4 टाइम्स आ रहा है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं एक टाइम अलग से लिख लेते हैं और 3 टाइम्स अलग से लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे पास में इन द एंड फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है। बट जो भी हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ केसेस उसमें लगा के देख रहे हैं क्योंकि ये तो जनरल कंडीशन हो जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड केसेस को लेके चलते हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। मान के चलते कि हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट क्यू हमारे पास बीच में कहीं पर नहीं बल्कि एक्सियल लोकेशन पर आ गया, पॉइंट क्यू इस जगह पर आ गया है। तो हमारे पास लगने वाले E की वैल्यू क्या होने वाली है, हमारे पास एक एंगल है थीटा जो कि लगता है अपने पास R एंड P के बीच में, जहां पर R का डायरेक्शन भी P के डायरेक्शन में आ गया है। दैट मींस थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। जब हम वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है अपने पास 1 एंड 3 + 1 हो जाता है 4, अंडर रूट के बाहर में हमारे पास में 2 निकलता है। एक्सप्रेशन आ गया इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। सेकंड केस लेके चलते हैं, ये है हमारे पास में इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये कहां पर लग रहा है हमारे पास में, अगर हमारे पास जो R है P की पर परपेंडिकुलर बने तो उस जगह पर हमारे पास में E की जो वैल्यू है क्या होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा जो कि होगा अपने पास में 90 डिग्री। थीटा की जगह पर हम लोग पुट कर दे 90 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू होता है अपने पास में 0 एंड फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब। ये तो जो दोनों केसेस हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं।
एक्सियल के लिए एंड इक्वेटोरियल के लिए। बट ये जनरल केस नहीं है, ये स्पेशल केसेस थे। ये वो असम्पशन को लेके हम लोग केस निकाले थे जब हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि हमारे पास जो डाइपोल है उसका जो साइज रहेगा, हमारे पास जो डिस्टेंस होता है आर, उससे काफी ज्यादा छोटा हो। तो ये दो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के हमारे पास में दो अलग अलग मेथड हो जा रहे हैं।